हेलो एवरीवन। बच्चों आवाज आ रही है क्या मेरी आप सभी को? जिसके पास भी माइक है प्लीज कंफर्म। ओके, थैंक यू थैंक यू। पेपर डिस्कशन कैसा हुआ तुम लोग का पेपर? अच्छा हुआ? ठीक है, जितनी प्रैक्टिस की थी सफिशिएंट था वो? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो, तो कैसा रहा बच्चों पेपर? क्या एक्सपीरियंस था? कितने मार्क्स आ रहे हैं? क्या सही हुए, कितने सही कितने गलत? थोड़ा बताओ। इंटीग्रेशन नहीं हुआ? आसान था? चलो, तो फिजिक्स में मतलब जिसके जितने सही हो, किसी के ऐसा लग रहा हो पूरे सही हैं क्या बच्चों? किसी के फिजिक्स में पूरे किसी के सही हैं? अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, कितने सही हैं फिर? कोई बताना चाहे मतलब मैक्सिमम? 45 में से 45 सवाल थे बच्चों, पूरे पूरे सवाल थे ना? तो मतलब 50 में से 45 करने थे या 45 थे वही कंपलसरी थे? अच्छा, 50 में 45। तो कोई बच्चे कितने हैं जिनमें फिजिक्स में 40 से ऊपर सही हो? 40 से ऊपर? क्या आवाज स्लो आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है? ठीक। तो बच्चों मेरे एंड पे सब कुछ सही है। आप जिनके भी तकलीफ हो रही है आवाज या जो भी है, तो उस आनी तो सही चाहिए, वैसे सब कुछ सही है इधर। हाँ, तो हाँ मैं पूछा था बच्चों कितने बच्चों के 40 या उससे ऊपर सही है फिजिक्स में? अरे वाह, काफी सारे बच्चे हैं यार, गुड गुड। जिनके सही है 40 से ऊपर बताओगे बच्चों कितने कितने सही है, मतलब नंबर एग्जैक्ट? माइक ले लो। अरे वाह, गुड गुड। आ रही है, आ रही है। 41 42 ठीक है। और कोई? आपके बगल वाले भैया उनका भी तो सही है 40 से ऊपर, उनके कितने सही हैं? हाँ बेटा, कितने सही हैं तुम्हारे? 42, गुड गुड। और अच्छा, बायो बायो का क्या सीन है बच्चों? बायो में पूरे सही है क्या? दोनों इजी आए थे? और केमिस्ट्री का क्या सीन था, केमिस्ट्री का? अच्छा 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 अच्छा। तो अच्छा, 720 में से? हाँ हाँ बोलो। आ रही है। 720 में से बच्चों कितने बच्चों के मान लो 690 से ऊपर है? 690 से ऊपर कोई है? 690 उससे ऊपर? कितनी? 600 प्लस? 710? ठीक ठीक। 700 प्लस लग रहा है, ठीक है ठीक। चलो, तो यार पेपर हो गया पहला, थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा क्या सही है क्या गलत है। पता नहीं ऐसे कैसे आवाज क्यों नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आगे एक बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है। और पेपर डिस्कशन अगर तुम लोग को डाउट होंगे तो मैं पेपर डिस्कशन रख लूंगा, है ना, टुवर्ड्स द एंड। ठीक है, अगर आप लोगों को समस्याएं होंगी थोड़ी बहुत तो अपन डिस्कशन कर लेंगे। और डीपीपी में था और हाँ हाँ
ठीक है, पेपर डिस्कशन रख लेंगे, कल रख लेंगे। तो आप लोग बच्चों देख के आइएगा सवाल, या तो आज टुवर्ड्स द एंड या कल रख लेंगे पेपर डिस्कशन। तो आप लोग देख लीजिएगा, और कोई डाउट हो जो आप पूछना चाहते हैं क्लास में डिस्कशन होने लायक हो, पूछ लीजिएगा। लेकिन एक तरफ से सारे मत पूछिएगा, जो मुश्किल हो और जो लग रहा हो कि नहीं बन पाए हैं, या कहीं उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, या जो सॉल्यूशन मिल रहा है आप उससे खुश नहीं है, उसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वही करिएगा। एक तरफ से मत पूछेगा, नहीं तो फिर वो बहुत ज्यादा समय लग जाता है उसमें। ठीक है, तो जो सवाल आप से नहीं हुए हैं पेपर में, आप एक बार फिर से उनको कर लीजिए। और जो वापस करने के बाद भी, जैसे वापस किया नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन देखा नहीं समझ में आ रहा, उसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछने हैं, तो फिर वो नोट करके लाइए, हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, तो एक सेकंड, कल ही कर लेते बच्चे, फिर एक साथ सारे डिस्कशन। पेपर में आया था आपको ये सवाल? अच्छा अच्छा, उसकी कंडीशन, दो लाइन जो परपेंडिकुलर होती है ना, उनकी स्लोप की कंडीशन होती है m1। हाँ बोलो बेटा। हाँ, ये होती है कंडीशन स्लोप की। ठीक है, और बाकी सवाल आया था तो मैं, पेपर में आया था तो मैं डिस्कशन कर लूंगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि बच्चों सवाल ऐसे पूछ लेना जो तुम लोग को मतलब पहली बार में नहीं हुए हो, फिर आपने घर पे जाके प्रैक्टिस किए फिर भी नहीं हुए हो, तो फिर वापस से हम लोग डिस्कशन कर लेंगे उसको एक बार। चलिए बच्चों, आज नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या आज कवर करने वाले हैं बच्चों? आज बेसिक डिस्कशन होगा, लेकिन काफी सारी चीज। बोलो 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 बच्चे, बोलो, बोलिए सर के आगे। अरे बोलो हेलो भैया। आ रही है, सारे सेंटर्स को आ रही है मेरी तरफ, सब ठीक है। हाँ सब, हाँ सब क्लियर है। ठीक है, तो भैया जिनको समस्या है, मेरी तरफ सब क्लियर है, आप अपने एंड पे चेक करिए थोड़ा सा। खैर, तो बच्चों आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, देखिए डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, और बहुत सारे बच्चों इनमें जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं बच्चों। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बच्चों कोई आप में से कोई भी एक बच्चा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाना चाहता हो, या उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कोई भी, घबराने वाली बात नहीं है, सही गलत की डर मत रखो। जो भी आपको पता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। कोई बच्चा आप में से जो बताना चाहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? हाँ हाँ, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यार, बहुत बढ़िया बच्चों यार, मोस्टली सारे बच्चों ने सही बताया है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों, अगर आप नाम से ही देखोगे ना इसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो जिस फ्रेम को रेफरेंस लेके हम सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। जैसे कि इन्होंने बहुत सही एग्जांपल लिया कि सर जैसे मान लीजिए कि कोई रोड पे कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, रोड पे कोई है, और रोड पे कार जा रही है, ठीक है, कार के अंदर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए कार जा रही है, ठीक है, कार के अंदर आप बैठे हुए हैं और ड्राइव कर रहे हैं, आपके साथ पैसेंजर भी बैठे हुए हैं कोई, मान लीजिए, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। तो जैसे आप सी से पूछेंगे कि ए और बी मूव कर रहे हैं क्या, तो ए और बी मान लीजिए कुछ स्पीड मान लेते हैं बच्चों, हम लोग कुछ वी स्पीड मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर सी से पूछा जाएगा क्या ए और बी मूव कर रहे हैं, तो सी बोलेगा हाँ बिल्कुल ए और बी मूव कर रहे हैं। अगर सी से पूछा जाएगा बताओ ए और बी की स्पीड क्या है, तो वो स्पीड वी बताएगा, ठीक है। तो जो स्पीड वी है इस कार की, या जो स्पीड वी है ए और बी की, वो किसके रेफरेंस में है, वो सी के रेफरेंस में है, वो सी के रेस्पेक्ट में है, ठीक है, वो सी के रेफरेंस में है और सी के रेस्पेक्ट में। तो इसको बोला जाएगा बच्चों वेलोसिटी। हम लोग किसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं, इस टाइम पे सी बन जाएगा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है।
तो जिससे आप पूछ रहे हो कि ऑब्जेक्ट मूविंग है या नहीं है, या अगर मूविंग है तो किस वेलोसिटी से जा रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, अगर एक्सेलरेटेड है तो किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो जिससे आप ये सारे सवाल पूछते हो वो कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मैं सी से पूछूं, है ना, सी से पूछूं क्या ए और बी मूव कर रहे हैं, तो हाँ मूव कर रहे हैं। सी से पूछा है किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो वी से मूव कर रहे हैं, ये आंसर देगा। तो इन सारे आंसर्स के लिए आप सी पे डिपेंड कर रहे हो। इसका मतलब आप सी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो या ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो, क्योंकि सी चूंकि रेस्ट पे है और ग्राउंड भी रेस्ट पे है, तो सी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ए से पूछूं कि क्या बी मूव कर रहा है, तो आंसर आएगा नहीं, बी नहीं मूव कर रहा है, बी की स्पीड क्या है, 0 है, तो उस केस में ए बन जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, आप बी से पूछिए क्या ए मूव कर रहा है, नहीं, ए की स्पीड कितनी है, 0, तो उस केस में बी बन जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बी से पूछिए सी की वेलोसिटी कितनी है, तो बी बताएगा कि सी की वेलोसिटी पीछे की तरफ है वी नॉट या वी। ठीक है, तो उस केस में बी बन जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है बच्चों, जैसा नाम बता रहा है आपको, कुछ भी अलग से याद नहीं रखना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जिस चीज को आप रेफरेंस मान के कैलकुलेशन करते हो वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड हो सकता है, कार हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है ना, जिसके रेस्पेक्ट में आप सारे कैलकुलेशन करते हो वो कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो बहुत ज्यादा बच्चों इसको आपको बहुत ज्यादा इसको बहुत जबरदस्त कोई टर्म ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसके रेस्पेक्ट में आप सारे कैलकुलेशन करते हैं, वो पॉइंट या वो पर्सन या वो कार या वो ट्रक या कोई वो मूविंग प्लेटफॉर्म, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो मैं बच्चों बहुत बेसिक से इसकी आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं। इसकी बुक वाली लैंग्वेज या कुछ भी ऐसा याद नहीं रखना है बच्चों। बुक में ऐसा बताते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, टाइम वाली घड़ी होती है, बात सही है वो, लेकिन उससे आपको सवालों में बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, या आप जिस तरह के आप सवाल देखोगे वो डेफिनेशन आपकी मदद नहीं करेगी। ठीक है, तो मैं एक सिंपल से आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं, आप एक दो लाइन में लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म with respect to which, platform with respect to which platform with respect to which we do all calculations platform with respect to which we do all calculation is called frame of reference, is called frame of reference। ठीक है बच्चों, अब ये एग्जांपल थोड़ा सा बच्चों लिख लीजिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ये लिख लीजिए। ग्राउंड बना लीजिए, एक कार बना लीजिए, उसमें दो पर्सन दिखा दीजिए ए बी, और सी को ग्राउंड पे दिखा लीजिए। इसमें बच्चों मैं एक लाइन लिखवा देता हूं, when asked when asked when asked
when asked to see, when asked to see when asked to see, it reports, when asked to see, it reports A and B, when asked to see, it reports A and B moving with speed V, moving with speed V, full stop, speed V, in this case, in this case, C will be, C will be frame of reference, C will be frame of, in this case, in this case, C will be frame of reference. चाहो तो बच्चों इस पॉइंट को नोट कर लेना, या चाहो तो नोट नहीं करना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ना बच्चों, ये मूविंग, ये स्टेशनरी भी हो सकता है, मतलब स्पीड 0 हो, या फिर ऐसा हो सकता है बच्चों की स्पीड नॉन जीरो हो, ठीक है, और कांस्टेंट हो, या फिर बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड नॉन जीरो हो और वेरिएबल हो। बच्चों इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती, ठीक है। तो स्पीड हो सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका रेस्ट पे रहे, जैसे इस केस में हमारा सी है, हो सकता है कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, इस केस में हमारा ए और बी है, हो सकता है हम एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें जो एक्सेलरेटेड हो, तो भी बच्चों कोई तकलीफ नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा भी सिलेक्ट किया जा सकता है, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। किसी सवाल में आप एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, किसी सवाल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी होगा, ठीक है। जब आगे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सवाल करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको और उसको अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है, जिस फ्रेम से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस फ्रेम से हम सारे कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, थोड़ा सा बात करते हैं मोशन और रेस्ट के बारे में। चलिए बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे इस चीज को जानते होंगे, मोशन और रेस्ट। तो मुझे जो जो जानकारी आपको है मोशन और रेस्ट के बारे में आप बता सकते हैं। सही गलत की परवाह मत करिए, मैं हूं यहाँ पे, गलत बताएंगे कोई कोई ऑब्जेक्ट्स। हाँ, ठीक है। अच्छा, ओके, हाँ बोलिए। अच्छा, ठीक है। हम्म, ठीक, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और देखिए तो, हाँ, तो मोशन और रेस्ट बच्चों ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ फाइनल। और कुछ एक एडिशनल पॉइंट जो किसी बच्चे ने कवर नहीं किया वो भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए मोशन और रेस्ट, मोशन मूविंग है ना, रेस्ट मतलब रेस्ट। मूविंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो मोशन में है। कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट पे, ठीक है। अब लेकिन बच्चों रेस्ट और मोशन बहुत सिंपल डेफिनेशन है। कोई चीज मूव कर रही है, वो किसी भी वजह से मूव कर रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड वेरिएबल हो, फोर्स लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है,
वो बस मूव कर रही है, उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब वो कैसे भी चेंज हो, वो यूनिफॉर्मली चेंज हो, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो, एक्सेलरेटेड हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है। बस अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोशन में है। रेस्ट ऑन द अदर हैंड, अगर वो टाइम, क्या बेटा? हाँ, यही, वेरी गुड। हाँ, जो रेस्ट पे है बच्चा, उसका क्या मतलब हो गया कि वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। बस इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो लास्ट में इन्होंने बताया कि सर ये दोनों एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, रिलेटिव होते हैं। एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, रिलेटिव होते हैं, इसका क्या मतलब है बच्चों? मैं एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैं सी से पूछूं ए और बी के बारे में बच्चों, तो देखिए सी से अगर आप पूछोगे तो इसका मतलब सी बन गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी सी के पास कोऑर्डिनेट है ना। सी को आप हम लोग क्या ट्रीट करेंगे कि 0,0 है। मान लीजिए बच्चों अभी इनकी पोजीशन कुछ ए की बी की पोजीशन कुछ एक्स है और ए की पोजीशन कुछ एक्स नॉट है। देखिए थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा क्योंकि इसके पास स्पीड है, ये दोनों आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब ये दोनों आगे बढ़ जाएंगे तो देखिए बी का भी कोऑर्डिनेट चेंज हो गया और ए का भी कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। इसका मतलब सी से पूछा जाएगा तो बोलेगा ए और बी बिल्कुल मूविंग है, क्योंकि सी के रेस्पेक्ट में इनकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। ठीक है, अब यही सवाल अगर बच्चों मैं बी से पूछूं सी के बारे में, तो बी बोलेगा कि जी हाँ बिल्कुल सी भी मोशन में है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में सी लगातार पीछे जा रहा है। ठीक है, तो लगातार सी की पोजीशन चेंज हो रही है, तो हाँ बी के रेस्पेक्ट में सी भी मोशन में है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे ए से पूछ लूं बी के बारे में, ठीक है, तो ए देखेगा ए ये है, बी ये है। अब दोनों लगातार मूव कर रहे हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, लेकिन जब ए देखेगा बी को तो बिल्कुल बी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। बी तो उसके कार में पीछे बैठा हुआ है, तो उनके बीच का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आप ए से पूछेंगे क्या बी मूविंग है, तो ए मना कर देगा कि उसके रेस्पेक्ट में बी मूविंग नहीं है, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में बी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है ना। अभी यहां पे थोड़ी देर बाद दोनों यहां पहुंच जाएंगे, दोनों की पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन ए के रेस्पेक्ट में क्या बी चेंज हुआ? नहीं। तो रेस्ट और मोशन बिल्कुल क्लियर होगी मेरे हिसाब से आप लोगों को कि कोई अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो वो मोशन में होगा, अगर अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट पे होगा। तो अगर बच्चों बी के बारे में पूछा जाए तो देखिए बी के बारे में दो जवाब आएंगे, एक तो बी मोशन में है। बताओ बच्चों किससे पूछा जाएगा तो बी का आंसर आएगा मोशन? ए से पूछा जाएगा या सी से? सी से। और बी का रेस्ट में आंसर किसके लिए आएगा बोलिए? जब ए से पूछा जाएगा। इसका मतलब बच्चों रेस्ट और मोशन, बिल्कुल ये बात तो सही है कि उसको रेस्ट पे बोलेंगे जब वो पोजीशन ना चेंज कर रहा हो टाइम के साथ, और मोशन तब बोलेंगे जब वो टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा हो। लेकिन इनमें एक और चीज है बच्चों कि जैसे ही आप जिससे पूछ रहे हो उसको चेंज कर दोगे ना, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दोगे ना, तो रेस्ट और मोशन के आंसर्स भी चेंज हो जाएंगे कभी कभार। हमेशा ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि रेस्ट और मोशन के आंसर एक ही पर्सन एक फ्रेम में रेस्ट पे है और दूसरे फ्रेम में मोशन में है। इसका मतलब रेस्ट और मोशन इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, आप किससे पूछ रहे हो। तो इसीलिए बोला जाता है बच्चों रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब क्या हो गया? एब्सोल्यूट मतलब जैसे मैं बोल दूं रेस्ट पे तो हमेशा रेस्ट पे, फिर आप किसी से भी पूछते रहो हमेशा रेस्ट पे, वो एब्सोल्यूट होता है। रिलेटिव का मतलब एक से पूछोगे तो रेस्ट में, दूसरे से पूछोगे तो मोशन में। ठीक है, जैसे आप मुझसे पूछेंगे कि अर्थ रेस्ट पे है क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल अर्थ रेस्ट पे है। लेकिन कोई एस्ट्रोनॉट जो अर्थ को देख रहा होगा बाहर से, स्पेस शिप में बैठा हुआ है और वो अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए अर्थ रेस्ट पे नहीं है, उसके लिए अर्थ मूव कर रही है, अपनी एक्सिस में भी मूव कर रही है और सन के चारों तरफ भी मूव कर रही है। तो जैसे ही आप जिस व्यक्ति से पूछ रहे हैं, जिस पर्सन से पूछ रहे हैं, उसको चेंज कर देंगे तो रेस्ट और मोशन के आंसर भी बदल जाएंगे। तो बच्चों दो तीन लाइनें हैं, मैं लिखवा देता हूं आपको रेस्ट और मोशन के बारे में, फटाफट से लिख लीजिए। पहली हेडिंग डालिए मोशन, पहली हेडिंग डाल लीजिए बच्चों मोशन, लिखिए इसके बारे में। व्हेन ऑब्जेक्ट is changing its position with respect to time, when object is changing its position with respect to time, when object is changing its position with respect to time, it will be called in motion, it will be called in motion,
लिखा हुआ है बच्चों, देख लीजिए, बोर्ड की भी मदद लीजिए जो रह गया होगा। इफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट विल बी कॉल्ड इन मोशन। रेस्ट डालिए बच्चों अगली हेडिंग, रेस्ट डाल लीजिए अगली हेडिंग। व्हेन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to time, when object does not, मुरादाबाद पाठशाला माइक बंद कर लीजिए। when object does not change position with respect to time, when object does not change position with respect to time, it is said to be at rest, it is said to be at rest। बच्चों अगली लाइन बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन rest and motion are not absolute term, rest and motion are not absolute term, rest and motion are not absolute term, these are relative, these are relative, these are relative and these are relative and depends on frame of reference, these are relative and depends on frame of reference। बच्चों पिछले एग्जाम्पल का आप रेफरेंस दे दीजिएगा, है ना, ऐसे लिख लो आप, इन लास्ट एग्जाम्पल B is at rest when A is frame of reference, पर पूरी चीज लिखिएगा नहीं बच्चों, आप ऐसा लिखिए, फॉर एग्जाम्पल B at rest when asked to A, B is in motion when asked to C। ठीक है, तो ये चीज का एग्जाम्पल हो जाएगा कि रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, वो इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। लिख लेना बच्चों, तो मुझे बता देना, फिर आगे का पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक। जिन लोग, हाँ, जिन बच्चों ने लिख लिया है आगे हेडिंग डालिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जिन बच्चों ने लिख लिया है अगला हेडिंग डालिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आप में से कोई बच्चा मुझे समझाना चाहेगी सर डिस्टेंस ये होता है, डिस्प्लेसमेंट ये होता है। बिल्कुल सही गलत की परवाह नहीं करनी है, एकदम आप बेफिक्र होकर समझाइए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए बच्चों एकदम सही है, जो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस होती है टोटल पाथ लेंथ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होती है मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों जैसे एक पॉइंट ए है, ठीक है, और यहां से एक दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है, तो ए से बी तक जाने के बच्चों एक इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, आप इनमें से कोई भी रास्ता चूज करके आप ए से बी तक जा सकते हो, कोई भी डेफिनेट रास्ता नहीं है, और ये सारे ही रास्ते डिस्टेंस कहलाएंगे। तो डिस्टेंस होती है टोटल पाथ लेंथ, मतलब अगर आप यहां से ए से बी तक जो भी रास्ता तय कर रहे हो
उसकी पूरी पाथ लेंथ कहलाएगी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट केवल एक ही हो सकता है ना, ए और बी के बीच में केवल एक ही डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। रास्ते डिस्टेंस इनफाइनाइट पॉसिबल है, ये भी डिस्टेंस 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 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल एक होगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और ये केवल यूनिक होगी, ऐसा नहीं कि मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएंगे दो पॉइंट्स के बीच में, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और अगर आपको कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है बच्चों, तो बीच में कितने भी बार रास्ते, मतलब जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ए से शुरू हुआ है, ठीक है, ए से वो इधर जा रहा है, फिर 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 इधर कहीं भी जा रहा है, फाइनल जो डेस्टिनेशन होगा, इनिशियल और फाइनल, उनको ही बच्चों आपको ध्यान रखना है, उनके बीच की ही दूरी निकालनी है डिस्प्लेसमेंट के लिए। बाकी बीच में क्या पड़ाव आए हैं, कहां पे मोड़ हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं होता। आपको इनिशियल और फाइनल को आइडेंटिफाई करना है, उसी के बीच की दूरी निकालनी है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बहुत आसान है बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आप क्विकली लिख लो, फिर इस पे हम लोग कुछ सवाल कर लेंगे। लिख लीजिए, डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ डिस्टेंस, हाँ आ रही है, बोलिए। डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ बच्चों डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर? डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी बच्चों? स्केलर है, ध्यान रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट मीटर होगी। डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ, नीचे पॉइंट बना के लिख लीजिए, स्केलर, एसआई यूनिट मीटर। डिस्प्लेसमेंट लिखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए। शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हाँ आ रही है, बोलिए। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसके बारे में लिख लीजिए बच्चों, अगली लाइन पे लिखिए, वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट मीटर। अगला बच्चों एक लाइन लिखवा लिखवा देता हूं, सवाल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगली लाइन। फॉर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन, फॉर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन, फॉर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन we focus on for displacement calculation we focus on starting and ending point only. For displacement calculation we focus on starting and ending points only. बच्चों बहुत आसान सवाल है, सबके आंसर सही आने चाहिए। पढ़िए सवाल एक बार। ठीक है,
60 और 20 सबको आ रहा है बच्चों ये? ठीक है, गुड। देखिए बच्चों, इन्होंने क्या बोला है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब 0,0 से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, और कहाँ जा रहा है? 20,0 तक जा रहा है, ठीक है, और 20,0 से रिटर्न हो जाता है अलॉन्ग द सेम लाइन टू पॉइंट -20,0, रिटर्न हो जाता है बच्चों और वापस से -20,0 पे पहुंचता है, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। तो बच्चों इधर से यहां तक जाना 20 मीटर, फिर वापस आना 40 मीटर, और फिर इधर जाना 20 मीटर, तो 20, 40, 60। तो बच्चों डिस्टेंस चूंकि एक्चुअल पाथ लेंथ होती है कितना चल रहा है पार्टिकल, तो 60 मीटर हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया बच्चों, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही फोकस करना है। तो इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों वो 20 मीटर होगा। और अगर आप डायरेक्शन के साथ लिखना चाहें तो माइनस आई कैप और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों 20 माइनस आई कैप। कितने बच्चों के दोनों आंसर सही थे? हाथ उठाइए। गुड। बहुत आसान सा सवाल बच्चों, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, और कई सारे क्वेश्चंस करते हैं, देखिए। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस का आंसर आ गया हो तो बता सकते हो आप लोग। डिस्टेंस कितना आ रहा है? 17 किलोमीटर सबका आया होगा ना बच्चों। सिंपल वैल्यूज को जोड़ देना है, ठीक है। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनिशियल टू फाइनल 5 आएगा। ओके, देखते हैं बच्चों कैसे 5 है। तो पहले तो आप ये, ठीक है, तो बच्चों ये 1 किलोमीटर है, ये टोटल 4 है, तो जो डैश लाइन है बच्चों ये 3 होगा, है ना, ये 3 हो जाएगा। और ये 4 है, ये टोटल 8 है, तो ये जो रिमेनिंग हिस्सा होगा बच्चों ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये बच्चों अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप सॉल्व करोगे तो ये 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो जाएगा। कितने बच्चों का सही था? एक बार हाथ उठा दो। वेरी गुड, ठीक है। और देखिए, ओके, टू आ रहा है सबको? ठीक है, तो बच्चों इसमें भी सबसे पहले आप डिस्टेंस निकालना चाहोगे, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो देखिए बोला गया है कि पर्सन पोल 1 से शुरू करता है, 2 जाता है, 3 जाता है, फिर 4 जाता है, ठीक है। तो ए, 2a, 3a, तो डिस्टेंस आपका 3a हो जाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों ये चीज डिपेंड करती है कि आपने स्टार्ट कहां से करा। तो इनिशियल हो गया और ये फाइनल, तो आप इनिशियल फाइनल के बीच की दूरी निकालोगे बच्चों, तो यहाँ पे ए आएगी, ठीक है। तो इनिशियल फाइनल की दूरी ए आएगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट अगर रेशियो लेंगे तो बच्चों आएगा 3, ऑप्शन आएगा आपका सेकंड करेक्ट। कितने बच्चों का सही आ गया था? हाथ उठा दो। गुड। जिनका गड़बड़ था बच्चों देखो कहां पे गड़बड़ है, कैसे सॉल्व करना था। अगला सवाल बच्चों, 1 मिनट का समय दे रहा हूं बच्चों, उससे पहले आप आ जाए तो भी बताइएगा मत, ठीक है। सबको अटेम्प्ट करने दीजिए एक बार।
आखिरी कुछ सेकंड बच्चों। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया था? एक बार हाथ उठा दो बच्चों, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया था? ठीक। देखिए बच्चों, इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया? पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड फाइनली 30 रूट टू इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन विल बी। तो बच्चों इसके लिए आपको सबसे पहले तो बेसिक डायरेक्शन का सेंस होना चाहिए। बच्चों मैं पूछूंगा, थोड़ा सा आप मेरी मदद कर देना कि डायरेक्शंस किधर किधर कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों? ये कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ। ठीक है, और ये बच्चों साउथ, और ये वाली इस, और ये बच्चों ईस्ट। ठीक है, अब सवाल में बोला गया है कि अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ। तो बच्चों पर्सन 30 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। ठीक है, 30 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में जाता है पर्सन। ठीक है, 30 मीटर नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है? 30 मीटर नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो देखिए 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। फिर सवाल में बोला गया फाइनली 30 रूट टू इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन बच्चों ये वाला डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 30 रूट टू जा रहा है, मतलब बच्चों ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, 30 रूट टू लेंथ है, और ये कुछ इस तरह से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, और ये जो दूरी है वो 30 रूट टू है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आप थोड़ा सा इसको समझिए ध्यान से। साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में बच्चों जान लीजिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब हो गया, ये साउथ हो गया बच्चों आपका, और ये वेस्ट हो गया। साउथ वेस्ट एग्जैक्टली बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, साउथ वेस्ट एग्जैक्टली बाइसेक्ट करेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को कुछ इस तरह से। तो बच्चों ये दूरी है 30 रूट टू, है ना, और ये एंगल होगा 45 डिग्री, क्योंकि साउथ वेस्ट एग्जैक्टली 90 डिग्री को बाइसेक्ट करता हुआ इधर आएगा। तो अब अगर आप इसके कंपोनेंट लोगे बेटा, तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट जो आएगा, यानी वेस्ट डायरेक्शन में बच्चों आएगा 30, और साउथ डायरेक्शन में भी आ जाएगा बच्चों 30। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? है ना? कैसे सर? 30 रूट टू कॉस 45, इसकी इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप? 30 रूट टू कॉस 45, कॉस 45 कितना हो जाएगा बच्चों? 1 बाई रूट टू। और 30 साइन 45 निकालोगे तो ये आ जाएगा आपको 30 साइन 45 निकालोगे तो ये डाउनवर्ड्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों वो जब वो साउथ वेस्ट आ रहा है तो 30 यूनिट साउथ की तरफ जा रहा है और 30 यूनिट वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा बच्चों, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, नेट डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना होगा तो 30 नॉर्थ, ठीक है, और इसका 30 साउथ, 30 नॉर्थ और इसका 30 साउथ, क्या बच्चों ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? तो 30 नॉर्थ ये वाला जो पार्ट है वो 30 साउथ के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और फिर 20 ईस्ट है तो 30 वेस्ट है, तो 20 ईस्ट जो है, 20 ईस्ट है और 30 वेस्ट है, तो इफेक्टिवली कितना बचेगा बच्चों? इफेक्टिवली बचेगा 10 वेस्ट। क्या बच्चों आपको बात समझ में आई है? ये क्लियर हुआ है? ये आवाज नहीं आ रही बच्चों? तो आंसर आएगा 10, 10 अलोंग वेस्ट। हाँ, कितने बच्चों ने तीसरा? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कितने बच्चों ने तीसरा सॉल्व करके निकाल लिया था? हाथ उठा दो। कोई बात नहीं बच्चों, जिनका गड़बड़ था कोई बात नहीं, आप समझो, आप सीखो कैसे सॉल्व करना है इसको। जब भी बच्चों मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट्स हो, है ना, तो आप इसको ऐसे सोच लिया करो जैसे 30 नॉर्थ है। जैसे मैं अगर मुझे और थोड़ा सा इसको अच्छे से सॉल्व करना होता तो मैं ऐसा लिखता कि 30 नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ का मतलब ऊपर की तरफ, तो मैं इसको लिख देता 30 जे कैप। ठीक है, 20 ईस्ट है, ईस्ट मतलब राइट की तरफ, तो मैं इसको लिख देता 20 आई कैप। और बच्चों जब ये आपका 30 रूट टू साउथ वेस्ट है, मुझे इसके कंपोनेंट्स लेने पड़ते। ठीक है, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट्स ले लेता बच्चों, तो देखिए क्या आ जाता, 30 माइनस आई कैप। ठीक है, 30 माइनस आई कैप और 30 माइनस जे कैप, 30 माइनस जे कैप। तो देखिए बच्चों जब आप सिंप्लीफाई करते तो प्लस 30 जे कैप माइनस 30 जे कैप कैंसिल हो जाता, 20 आई कैप माइनस 30 आई कैप, तो जो इफेक्टिव आंसर आ जाता वो आ जाता 10 माइनस आई कैप। 10 माइनस आई कैप का मतलब हो गया 10 यूनिट टुवर्ड्स वेस्ट, इसलिए बच्चों तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाता। क्लियर हुआ है आप सभी को? हम्म।
बेटा देखिए वेक्टर है ना, तो आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर का अगर मैंने आपको बताया था, याद हो आपको वेक्टर में, कि वेक्टर का अगर आपने डायरेक्शन चेंज नहीं किया है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है, तो वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वेक्टर था यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसको शिफ्ट करके यहां रख लिया, है ना। अगर आप यहां पे भी मान लो, यहां पे चलो शिफ्ट नहीं करना चाहते हो, आप यहीं पे रखना चाहते हो, वैसे शिफ्ट कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, नहीं करना चाहते हो तो आप यहीं पे रख लो। यहां से इसके कंपोनेंट लोगे, तो देखो इधर वाला कंपोनेंट इसका अभी भी लोगे कंपोनेंट ना, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा 30, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अभी 45 ही है ना, क्योंकि साउथ वेस्ट की तरफ है, डायरेक्टेड है साउथ वेस्ट की तरफ, यानी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी उससे 45 डिग्री बनाएगा। तो अभी यहां से भी कंपोनेंट लोगे तो 30, और इस तरफ कंपोनेंट लोगे, इस तरफ कंपोनेंट लोगे तो 30 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ओरिजिन से ही लेना है ऐसा जरूरी नहीं है, आप यहां से भी कंपोनेंट ले लोगे तो भी ठीक है, यहां से ले लोगे कंपोनेंट तो भी ठीक है, ऐसे लग के सॉल्व कर लोगे तो भी ठीक है। बोलो क्लियर है? चलिए ठीक है, चलिए अगला लिखिए बच्चों। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बच्चों कुछ सवाल थे, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने एक जगह कलेक्ट करके रखे, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स डिस्कस्ड है, एक आध कोई रह गया होगा तो मैं फिर से बता दूंगा। देखिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप सबको पता है। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बट डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल इनिशियल पोजीशन। क्या बच्चों ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर है? हाँ ना बोल देना थोड़ा जल्दी जल्दी। क्लियर है बच्चों सबको? For a moving body, distance cannot have zero or negative values, but displacement may be positive, negative और zero। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, या तो अपनी पोजीशन को ही ना चेंज करे। अगर वो अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करता है तो डिस्टेंस जीरो होगा, अगर वो मूव कर गया है अपनी पोजीशन से, ठीक है, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो या तो रेस्ट पे रहे तो डिस्टेंस जीरो, अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट होगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी डिस्टेंस की। तो समझा रहे हैं बेटा, रुक जाइए, तीसरा ही पॉइंट तो नहीं आया ना आपको अभी, यही वाला ना, यही वाला नहीं समझ में आया ना आपको? ठीक, तो अगर कोई रेस्ट पे है तो उसका डिस्टेंस जीरो रहेगा, अगर वो मूव कर गया है, अब वो किसी भी डायरेक्शन में मूव किया हो, डिस्टेंस हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। और वो किधर भी मूव कर जाए बच्चों, डिस्टेंस हमेशा जुड़ती चली जाएगी। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, यहां से शुरू करता है, यहां से इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है, तो हर बार डिस्टेंस जुड़ेगी। अब वो पार्टिकल किधर भी चला जाए डिस्टेंस हमेशा जुड़ती जाएगी, डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होगी, ठीक है। तो अब फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नॉट हैव जीरो और नेगेटिव वैल्यूज, कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है बच्चों, अगर आप देखो पिछले ही सवाल में आप देखो तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों हो सकता है? कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, एब्सोल्युटली। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों नेगेटिव हो सकता है ना। अगर आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो और अचानक से नेगेटिव की तरफ चलना शुरू कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कोई भी वैल्यू ले सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। डिस्टेंस या तो जीरो होगी या हमेशा पॉजिटिव होगी। जीरो केवल एक ही केस में होगी कि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन ही नहीं चेंज कर रहा है। बच्चों क्या क्लियर है सबको? तीसरा पॉइंट बोलिए। अब अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। इनफाइनाइट डिस्टेंसेज आर पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट बिकॉज इनफाइनाइट पाथ्स आर पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स। ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे एक पॉइंट ए है और एक यहाँ पे पॉइंट पी है, या क्यू ले लेते हैं, पी और क्यू। तो आप पी से क्यू तक इनफाइनाइट तरीके से पहुंच सकते हो बच्चों, कोई भी पाथ ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं पी से क्यू तक जाने के, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं पी से क्यू तक जाने के, यानी डिस्टेंसेस की इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी पी से क्यू तक जाने के लिए, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बच्चों एक ही होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा पी से क्यू स्ट्रेट, डिस्प्लेसमेंट हमेशा पी से क्यू तक स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की केवल एक ही पॉसिबल वैल्यू है जो कि शॉर्टेस्ट है, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट यूनिक होगी, डिस्टेंसेस इनफाइनाइट होंगी। क्या बच्चों ये दोनों पॉइंट्स भी क्लियर हो गए आप सभी को? बोल दीजिए एक बार। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जा चुका है। मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, देन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर रहेगा। मतलब कहने का क्या है बच्चों? बोलिए बेटा, बोलिए। कौन सा वाला? हाँ, डिस्प्लेसमेंट वाले सारे बच्चे, मतलब कौन सा? थोड़ा कुछ आगे पीछे का याद है आपको?
कौन सा? बोलिए बेटा, जल्दी बोलिए, इतना समय नहीं है। कौन सा पॉइंट? तो इसमें देखिए, डिस्टेंस, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, वो मूव करना शुरू करेगा किसी भी डायरेक्शन में, तो उसके पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए वो इधर जाएगा, यहां से यहां पहुंच जाता है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ गया। ठीक है, वो इधर से इधर चला जाएगा, तब भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव डिस्टेंस ही आएगा। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस की हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, निगेटिव भी हो सकता है, अगर वो माइनस एक्स एक्सिस में चला गया तो निगेटिव हो गया, प्लस की तरफ जा रहा है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर देगा तो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टिकल मूव करना शुरू कर दिया है तो हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिस्टेंस आएगी। जीरो कब होगा? जब पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है तो डिस्टेंस जीरो होगा। बच्चों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिए सारे, है ना, और ध्यान सुनिए। रिपीट करने का मतलब आप पता है बच्चों, देखिए मैं बता देता हूं, लेकिन उसका जानते हैं मेरे ऊपर इंप्रेशन क्या आता है कि आप लोग सुन नहीं रहे थे। कोई चीज मैं मान लीजिए 5-10 मिनट से पढ़ा रहा हूं और आपने बोल दिया कि सर रिपीट कर दो, तो उसका मतलब पता है मुझे क्या लगता है कि यार आप बिल्कुल सुन ही नहीं रहे थे। आप पूछ रहे हैं ना डाउट, बिल्कुल हो सकता है कि कोई चीज समझ ना आए, तो जैसे आप ऐसा पूछ लो कि सर वहां पे जो चीज बोल रहे थे वो क्लियर नहीं हुई। रिपीट का मतलब आपने बिल्कुल कुछ सुना ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है यार 5-7 मिनट से बताओ मैं बोल रहा हूँ और ये लोग सुन भी नहीं रहे हैं। तो आप हमेशा पूछना है ना, ये बहुत अच्छा तरीका, आगे के लिए भी बता रहा हूँ कि सर यहां तक तो मुझे समझ में आ गया, बट ये पॉइंट थोड़ा मिसिंग लग रहा है, तो ऐसे पूछा करो, तो हमें भी लगता है कि यार सुन रहे हैं, देखो समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये पॉइंट नहीं है। अगला देखिए, मोशन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे मैग्नीट्यूड। अब बच्चों इस चीज का आप थोड़ा मतलब समझिए, बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, जिनको नहीं क्लियर है ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए पार्टिकल पर्सन है पॉइंट ओ पे, ठीक है, चलना शुरू करता है ओ से, ए पहुंचता है, बी पहुंचता है, सी पहुंचता है, डी पहुंचता है, यहां पर आ गया पर्सन। अब ओ से लेकर डी तक मैं मान लीजिए बच्चों बोल दूं कि पर्सन ने 2 मीटर चला। ठीक है, तो क्या बच्चों यहां पे 2 मीटर ही उसका डिस्टेंस है और 2 ही मीटर डिस्प्लेसमेंट है, बोलिए सही है ना? लेकिन बच्चों अगर पर्सन यहां से डी से मुड़ करके बी तक आ गया, डी तक तो गया, फिर वापस डी से मुड़कर बी आ गया, मान लीजिए 1 मीटर वापस आ गया, तो बच्चों यहां पे डिस्टेंस अब कितनी हो गई? डिस्टेंस 3 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों? 1 मीटर। तो अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज हुए, दो कंडीशन है, स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए और डायरेक्शन नहीं चेंज करना चाहिए। तो पार्टिकल अगर एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है डायरेक्शन बिना चेंज किए हुए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे क्या? ऐसा नहीं है, हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, बीच में से अपना ऐसा रिवर्स आ जाए, है ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। अगर डायरेक्शन चेंज कर देगा तो फिर बिल्कुल ही अलग हो जाएगा बच्चों। यहां से शुरू किया पार्टिकल और मान लीजिए यहां पहुंच गया, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल अलग अलग होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होने के लिए दो शर्तें हैं। पहले क्या कि पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में ही चलना चाहिए, दूसरी शर्त क्या है, उसको डायरेक्शन नहीं चेंज करना चाहिए। अगर पार्टिकल इनमें से कोई भी एक शर्त को, एक इन दोनों कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब क्या कि वो स्ट्रेट लाइन में ना जाए या तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे, दोनों में से कोई भी एक डायरेक्ट कंडीशन वायलेट होती है, तो उस केस में बच्चों याद रखिएगा डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, इन्होंने इक्वल टू साइन इसलिए लिखा है बच्चों, जैसे आप लोग देख रहे हो ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू उस कंडीशन के लिए लिखा है जब वो सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, और मतलब सीधी लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है। अगर वो सीधी लाइन में जा रहा है और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। अगर वो सीधी लाइन में जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर दे या स्ट्रेट लाइन में ना जाके किसी कर्व पाथ में चला जाए, तो उस केस में ध्यान रखिएगा बच्चों, डिस्टेंस हमेशा ओवरकम करेगी डिस्प्लेसमेंट को। तो हम लोग जनरल टर्म में क्या लिखते हैं बच्चों? जनरली जैसे हमें लिखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, तो हम ऐसा लिख देते हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर केवल एक ही सिचुएशन होगी, जब वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो और अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे। क्या बच्चों आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई हैं? बोल दो एक बार फटाफट। चलो इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों मैं लिखवा देता हूं, लिख लीजिए जल्दी से, ये दोनों पॉइंट्स एक बार मैं मेंशन कर देता हूं आपको। डिस्टेंस लिख लिया बच्चों ये पॉइंट दोनों, या मैं लिखवा दूं?
हाँ हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, अच्छा देख के लिख लो। इक्वल टू के लिए बच्चों लिख लेना कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। और जनरल बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट इन जनरल। बच्चों एक बहुत ही आसान सा सवाल इसी पे बेस्ड, फटाफट करके बताओ। कौन सा वाला हिस्सा नहीं लिखे मैं कौन सा हिस्सा नहीं लिखे मैं बोल देता हूं। ठीक है, अच्छा मैं दिखाता हूं लास्ट वाली स्लाइड, आप इसका आंसर कर दो। हाँ कर दे रहे बेटा, कर दे रहे, इसका आंसर कर दो, स्लाइड बैक कर दे रहे हैं, इसका आंसर करो जल्दी से। फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग पार्टिकल। बच्चों डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम रहेगा डिस्टेंस से, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशियो या तो एक के बराबर होगा या एक से कम होगा, तो वन और लेस देन वन, फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो लोग नहीं लिखे हैं बच्चों ये लिख लीजिए, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर वन और लेस देन वन रहेगा। ठीक बच्चों जिन्होंने लिख लिया है अगली हेडिंग डाल दीजिए स्पीड। हाँ लिखिए। ठीक बच्चों जिन्होंने लिख लिया है वो अगली हेडिंग डाल दीजिए स्पीड। बोलिए बेटा, बोलिए बेटा। ठीक हाँ हाँ पूरी चीज बच्चों आपको ना पूरा एज इट इज नोट नहीं करना है, इसमें से जैसे स्केलर। हाँ अब एक एक करके बच्चों एक ही कर सकता हूँ, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी इसमें लिखना है तो ये लिख लीजिए, फिर अगला करते हैं। पूरा बच्चों आपको नोट नहीं करना वन टू वन, क्विकली डिस्टेंस स्केलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले ही बता दिया था मैंने आपको, एक पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है, समझ लीजिए, पूरा नोट मत करिए। स्पीड हटा रहा हूं बच्चों ये स्लाइड। इसमें अगर आपको फिर भी इसमें अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट नोट करना है बच्चों, तो तीसरा वाला बस थोड़ा सा आप इसको मतलब लिख लीजिएगा कि डिस्टेंस जो है हमेशा जीरो या पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकती है, बाकी सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। अरे बेटा कौन सी वाली स्लाइड देखना है तुमको, कौन सी स्लाइड देखना है बेटा, ये वाली, इसके ऊपर ये, हाँ लिख लीजिए। कौन सा? क्या नहीं समझ में आया आपको? डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन साउथ वेस्ट बोल रहा है बेटा, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये होगी ना, साउथ और वेस्ट के बीच में जाती हुई ये डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट बोलता तो ऊपर हो जाता, साउथ वेस्ट इधर होगा, साउथ ईस्ट इधर होगा, नॉर्थ वेस्ट इधर होगा, है ना। तो साउथ वेस्ट का मतलब कि जो साउथ और वेस्ट का जो डायरेक्शन है उसको बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है।
ठीक है, तो साउथ और बेटा साउथ वेस्ट बोल रहा है ना, तो जो साउथ और वेस्ट का डायरेक्शन है उसको बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है, सब बीच में से 90 डिग्री टोटल होता है, उसको बीच में से हाफ करता हुआ जा रहा है, तो ये 45 ये 45। ठीक है, तो 45, रुक जाओ भैया, 45 बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है, तो अब इसके आप कंपोनेंट्स ले लो, साउथ के डायरेक्शन में वेस्ट के डायरेक्शन में, है ना, और फिर सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, हाँ बोलिए भैया, रिक्वेस्ट किस पे? अब इसमें देखो यार बच्चों, थोड़ा सा भी आप इधर उधर जाओ तो ऐसा घबरा मत जाएगा, और अब इस टाइप के सवाल बना दो कि नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, और कुछ ले दो रैंडम वैल्यू 20√2 जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, है ना। कॉन्सेप्ट बच्चों इसमें हर बार वही रहेगा, है ना, तो हर बार आपको कंपोनेंट्स लेके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ काफी सारे आप करोगे ना, डीपीपी में आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। बस चीजें ध्यान रखना कि पहले डिस्प्लेसमेंट, दूसरे डिस्प्लेसमेंट और तीसरे डिस्प्लेसमेंट को जोड़ना है। कोई नॉर्थ ईस्ट बोल दे, साउथ वेस्ट बोल दे, नॉर्थ वेस्ट बोल दे, तो उसको आपको कंपोनेंट्स में तोड़ लेने हैं बस। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, नहीं होते हैं तो फिर हम लोग और डिस्कशन कर लेंगे। बच्चों एक हाँ एक और चीज रह गई है, थोड़ा सा इसके बारे में बच्चों डिस्कशन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मैंने शायद स्पीड आपको हेडिंग बोल दी है, तो ये थोड़ा सा बच्चों हम लोग को और कवर करना है, जरा ध्यान से देख लीजिए इसको। डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, पहली चीज तो बच्चों इसमें दो चीजें हैं कि एक तो पोजीशन वेक्टर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में। तो मान लीजिए बच्चों ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं है बच्चों, ऐसा वेक्टर जो किसी पार्टिकल की पोजीशन को बताए वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि एक पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक है, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये है, तो ये जो वेक्टर कहलाएगा ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे आर इनिशियल वेक्टर। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन को वेक्टर बता रहा है आर इनिशियल। मान लीजिए पार्टिकल पॉइंट ए से चल के पॉइंट एफ तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये जो फाइनल पोजीशन है, मान लीजिए इसको बच्चों हम लोग बोल देते हैं आर एफ। ठीक है, तो जो फाइनल ऐसा वेक्टर जो फाइनल पोजीशन को बता रहा है वो फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया। अब मुझसे इस सवाल में पूछे भाई डिस्प्लेसमेंट बता दो, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे डिस्कशन में, वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब आप निकालते हो ना, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते समय ये आपका कहलाएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी वेक्टर आर। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में बच्चों आपको नोटिस करना है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हेड होगा वो हमेशा फाइनल पोजीशन की तरफ होगा और टेल हमेशा इनिशियल पोजीशन की तरफ होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में फाइनल पोजीशन की तरफ हेड होगा, इनिशियल पोजीशन की तरफ टेल होगा। ठीक है, अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा जाए यहां पे कि कितना होगा, तो बच्चों इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल लॉ से आप क्या लिख सकते हो बच्चों, ट्राइंगल लॉ को यूज करते हुए मुझे बता दो इस वेक्टर को किस वेक्टर के साथ जोड़ू तो कौन सा वेक्टर मिलेगा। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद करते हुए मुझे बता दो, किसी बच्चे को क्लिक कर रहा हो अगर, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर को यूज करते हुए किसी बच्चे को अगर क्लिक हो रहा हो। हाँ, आर आई इज, हाँ बोलिए, आर वेक्टर, इसमें आर आई में आर को क्या करे बेटा, जोड़े घटाए, प्लस करा तो क्या मिलेगा बच्चों, ये क्लिक हुआ है क्या आपको? बिल्कुल सही बोला है आपने बच्चे कि ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको मैंने क्या सिखाया था बच्चों कि दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ना है, हेड हेड, टेल टेल या टेल हेड। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर्स को हम लोग कैसे जोड़ते थे, हेड हेड, टेल टेल या टेल हेड। एब्सोल्युटली, तो देखिए बच्चों ये जो आर इनिशियल वेक्टर का हेड है ना, वो आर वेक्टर के टेल के साथ जुड़ा हुआ है, दिख रहा है क्या बच्चों आपको यहाँ पे, आर इनिशियल का हेड आर वेक्टर के टेल के साथ जुड़ा हुआ है, तो आर इनिशियल प्लस आर वेक्टर, है ना, ये तुमको देगा कौन सा, आर फाइनल वेक्टर। क्लियर बच्चों, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है, आर फाइनल जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा बच्चों, वो आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर होगा। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो मान लीजिए आर वेक्टर, ये सिंप्लीफाई करके बच्चों आपके पास कुछ आ जाता है, मान लीजिए मैं इसको पॉइंट ले लेता हूं बच्चों, एक्स आई वाई आई
ठीक है, और ये पॉइंट है बच्चों आपका एक्स एफ वाई एफ। तो देखिए आर वेक्टर जो आएगा ना बेटा आपके पास, आर वेक्टर जो आएगा वो आएगा वाई एफ माइनस एक्स एफ माइनस एक्स आई आई कैप एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल के कैप। ठीक है बच्चों, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा जब फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे। और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ एक्स एफ माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस वाई एफ माइनस वाई आई का होल स्क्वायर। इस पूरे डिस्कशन में बच्चों मुझे केवल एक चीज बतानी थी, बाकी इस टाइप के डिस्कशन आपको पहले से शायद आपने पता हो। एक मात्र चीज जो मुझे आपको सिखाना था वो ये था कि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो हेड होगा वो हमेशा फाइनल पोजीशन की तरफ पॉइंट करेगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब इसमें बच्चों जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है फटाफट से नोट कर लीजिए, एक सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिएगा बच्चों तो बता दीजिएगा। गुड। ठीक, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और फिर मैग्नीट्यूड, जैसे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं वैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। बच्चों एक सिंपल सा सवाल लेता हूं इस पे, देखिए जरा। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास ऐसे एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है कुछ इस तरह से। पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट ये है, बीच में कोई मान लीजिए पॉइंट ए से पार्टिकल शुरू करता है, पॉइंट ए से बी से होते हुए बच्चों पॉइंट सी तक पहुंचता है। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1 1 -1। अब बच्चों इसमें आप ये मत होना कि सर ये एक्स पॉजिटिव कैसे, मतलब सिंपल आपको समझाने के लिए कि एक पहले वाले का कोऑर्डिनेट ऐसा है, दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट बच्चों मान लीजिए 2 3 1 और तीसरे वाले का कोऑर्डिनेट लिया गया बच्चों 3 2 4। ठीक है, और आपसे सवाल पूछ दिया है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सवाल क्या है बच्चों, पार्टिकल स्टार्ट करता है ए पॉइंट से बी पॉइंट होते हुए सी पॉइंट तक जाता है। आपको सवाल में पूछा गया है फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ए से बी से सी तक पहुंचता है, ए से शुरू करके बी होता हुआ सी तक पहुंचता है। सवाल में आपसे पूछा गया है फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब बच्चों इसमें बी पॉइंट का कोई रोल होगा क्या बच्चों, बी पॉइंट का, बी पॉइंट का बच्चों कोई रोल नहीं होगा। आपको केवल फोकस करना है ए और सी। अब जैसे ए से पार्टिकल शुरू करता है, बी से होता हुआ सी तक पहुंचता है, तो क्या बच्चों मैं कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा, यस और नो, ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
बिल्कुल सही, ए से सी की तरफ होगा क्या बच्चों? आप सही है, जो फाइनल पोजीशन है उसकी तरफ हेड होना चाहिए, इनिशियल पोजीशन की तरफ आपका टेल होना चाहिए। तो अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, जैसे मैं इसको बोल देता हूं वेक्टर आर, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालोगे बच्चों यहां से, तो 3 - 1 2 आई कैप, 2 - 1 प्लस जे कैप, और 4 -(-1) 5 के कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 25 √30 आ जाएगा। बिल्कुल √30 जो भी यूनिट होगी उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। कितने बच्चों का सही था बच्चों? हाथ उठा दो एक बार। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और मैग्नीट्यूड, गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब डाल लीजिए हेडिंग स्पीड। अब डालिए बच्चों हेडिंग स्पीड। बच्चों मेरे साथ लिखते रहिए, आप सबको ये पता है स्पीड, है ना? स्पीड हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना? जैसे ही आगे बढ़ता हूं तुम लोग, स्लाइड आगे वाली स्लाइड लिखो राजा बेटा, इसमें 2 लाइन लिखना था, उसमें कितना समय लगा दिया, बट समझाते समझाते 1 से 2 मिनट तक मैं लिखता हूं। 2 सेकंड वाली बात नहीं है बेटा, तुम जैसे ही पढ़ाना शुरू करो बीच में तुम लोग पीछे स्लाइड लगाइए, आगे स्लाइड लगाइए। जब समझा रहा हूं तो क्या करते हो भैया, 2 लाइन लिखने में भी इतना समय लगाते हो, क्या कह रहे हो? अरे बेटा समझ रहे हो तो इसमें सब्ट्रैक्शन में क्या है तुम्हें वेक्टर के, समझते भी रहिए लिखते भी रहिए। बदलो स्लाइड, बोलो। स्पीड लिखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time, rate of change of distance with respect to time is speed। ठीक है बच्चों, कैसी क्वांटिटी स्पीड, स्केलर या वेक्टर? बोलो जल्दी से फटाफट, स्पीड कैसी क्वांटिटी बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? मीटर पर सेकेंड। डायमेंशंस बच्चों LT -1। ठीक है, अब बच्चों स्पीड हमारे 2 टाइप की है ना? एक यूनिफॉर्म स्पीड, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अगर किसी को पता हो तो बता दे। बिल्कुल, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया बच्चों इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पार्टिकल ट्रेवल करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गया? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पार्टिकल की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और ये लगातार इतनी ही है, मतलब 1 सेकेंड में पार्टिकल हमेशा 5 मीटर चल रहा है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी कि पहले 2 मीटर पर सेकेंड है, फिर 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, है ना? तो हर बार पहले 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 4 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 10 मीटर। तो लगातार पार्टिकल 1 सेकंड में जितनी दूरी तय कर रहा है उसको बदलता जा रहा है, तो वो कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बच्चों, तो लिख लीजिए बच्चों, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पीड। बोलिए बेटा। हाँ हाँ हाँ, नॉन यूनिफॉर्म। नहीं, ये आंसर नहीं सही रहेगा कि 45 नहीं रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि उसका स्लोप लगातार चेंज होता रहे। वैसे हम लोग ग्राफ में ये डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने ग्राफ प्लॉट करना शुरू किया, पहले 30 डिग्री पे था स्लोप, फिर 45 हो गया,
फिर 20 डिग्री पे चला गया, फिर 10 डिग्री पे चला गया, फिर -45 पे आ गया। तो जब स्लोप लगातार चेंज होता रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर स्लोप जो भी है 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, पर वो कांस्टेंट रहा थ्रू आउट, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। ठीक है, कांस्टेंट, हाँ बोलता रहा हूं, कांस्टेंट रहेगा तो यूनिफॉर्म। अगर हाँ मतलब अगर आप स्पीड निकाल लो जितना, जैसे मान लो बोल रहे हो 3 सेकंड में 3 मीटर जा रहा है, तो स्पीड हो गई 1 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड में मान लो 3 सेकंड में 3 मीटर तो 1 मीटर पर सेकंड हो गई। 6 सेकंड में 6 मीटर तो 1 मीटर पर सेकंड। 9 सेकंड में 9 मीटर तो 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर स्पीड चेंज हो गई तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो ऑब्वियसली स्पीड नहीं चेंज हो रही तो यूनिफॉर्म है बिल्कुल। बच्चों स्पीड में लिख लीजिए 2 टाइप्स ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में लिख लीजिए स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। बच्चों अगला पॉइंट लिख लीजिए नॉन यूनिफॉर्म। अगला लिखिए नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अब बच्चों ये देखिए मैंने यूनिफॉर्म में आपको ऐसा लिखवा दिया कि स्पीड कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, स्पीड चेंज होगी। इसका मतलब सेम ऐसा ही है कि इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म होगा। जैसे 5 मीटर पर सेकंड थ्रू आउट 5 मीटर पर सेकंड है, तो हर एक सेकंड में 5 मीटर ही चलेगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड लगातार चेंज होती रहेगी। इसका मतलब है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जैसे कि यहां पे देखिए 1 सेकंड में 2 मीटर चलेगा, यहां पे फिर 1 सेकंड में 4 मीटर चल रहा है, फिर 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, तो वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ग्राफ के लिए बच्चों अभी मत परेशान होना, ग्राफ में अलग से सेगमेंट लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सारे जो स्पीड टाइम मतलब डिस्टेंस टाइम के ग्राफ हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो एक साथ पूरा एक सेगमेंट में कवर करेंगे, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ग्राफ के लिए मत परेशान होना, बाकी बेसिक डेफिनेशंस आपको यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए। बोलो बच्चों सबको समझ में आए स्पीड क्या होता है और टाइप्स ऑफ स्पीड, दोनों चीजें क्लियर है बच्चों आपको? ठीक ठीक, अब आओ बच्चों आगे एवरेज स्पीड, बोलिए। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बच्चों वो सेगमेंट है जिससे आपको सवाल बनेंगे। ठीक है, तो इसको बोलिए बेटा। नहीं नहीं बेटा, यूनिफॉर्म कैसे रहा, यूनिफॉर्म के लिए स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हम्म, मान लीजिए 2 4 6, 2 4 6 8 ऐसे बढ़ रही, तो आप स्पीड बढ़ने का रेट हो सकता है कांस्टेंट हो जाए, कि जिस रेट से स्पीड बढ़ रही है ना, वो यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर आपकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, है ना, जैसे हाँ हाँ राइट। तो 10 किलोमीटर तक आपकी स्पीड, बहुत सिंपल सा बच्चों, स्पीड चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड नहीं चेंज हो रही है यूनिफॉर्म, है ना, उसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं। अगला है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बच्चों एक ऐसा सेगमेंट है जिससे आपको हमेशा सवाल मिलेंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालते वक्त बच्चों, कई सारे बच्चों को नाम देख के थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एवरेज स्पीड है, तो हम अगर स्पीड का एवरेज ले लेंगे तो हर बार हमारा सही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है बच्चों। एवरेज स्पीड का मतलब होता है, ध्यान रखना कभी भी सवाल आए आपको बेसिक याद रखना। मैं एक आध आपको फॉर्मूले हालांकि बताऊंगा बच्चों, लेकिन वो फॉर्मूले बहुत लिमिटेड केस में वैलिड होते हैं।
ठीक है, तो आपको हमेशा बेसिक अपना स्ट्रांग रखना है। एवरेज स्पीड कभी भी पूछा जाए बच्चों सवाल में, एक ही फॉर्मूला लगता है, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, इसके अलावा बच्चों और कोई आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, एक मैंने जैसे बताया कि कुछ शॉर्टकट है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो शॉर्टकट हमेशा वैलिड नहीं रहते हैं, वो ट्रिक्स हमेशा वैलिड नहीं रहती हैं। लेकिन ये फॉर्मूला बच्चों आपको कैसा भी सवाल आए हमेशा आपको आंसर देगा। कैसे निकालना है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे बच्चों आप सभी के सामने मैं एक सवाल ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। इस सवाल में क्या बोला गया है? ठीक है, मान लीजिए बच्चों एक सवाल ऐसा है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से, बी होते हुए बच्चों सी तक पहुंच रहा है। ठीक है, ए और बी की बीच की दूरी दे दी गई है 100 किलोमीटर, बी और सी के बीच की दूरी दे दी गई बच्चों 200 किलोमीटर। ए और बी के बीच में पार्टिकल मान लीजिए चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और बी से सी के बीच में मान लीजिए बच्चों पार्टिकल चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, ए से बी के बीच में 50 किलोमीटर पर आवर, बी से सी के बीच में 40 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ दिया जाए एवरेज स्पीड क्या होगी, तो बच्चों एवरेज स्पीड पहली चीज, ठीक, पहली स्पीड बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा कि एवरेज ऑफ द स्पीड कभी नहीं होती। एवरेज स्पीड कभी भी एवरेज ऑफ द स्पीड नहीं होगी, हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों आपको क्या करना है, जैसे ए से बी, बी से सी, तो पहले आप टोटल डिस्टेंस देख लो। वी एवरेज निकालने के लिए बच्चों टोटल डिस्टेंस यहां पे कितना है बोलिए? 300। उसके बाद बच्चों पहले वाला टाइम निकाल लो और दूसरे वाला टाइम निकाल लो। जैसे पहला वाला टाइम यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो? 2 आवर्स। ठीक है, और दूसरा वाला टाइम कितना हो जाएगा बच्चों? 5 आवर्स। है ना? कैसे निकाल रहे हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 100 डिवाइड बाय 52, 200 डिवाइड बाय 45। क्लियर है बच्चों ये? है ना? तो आपको बेसिक पे रखना है फोकस। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बच्चों यहां 300 है, और टोटल टाइम देख लो 2 + 5 7 है, तो 300/7 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो जाएगी। क्या सारे बच्चों को समझ में आया बेटा? ये लिख लीजिए बच्चों इसको, पहले डेफिनेशन लिखिए और फिर ये एग्जांपल नोट करिए। एवरेज स्पीड से बच्चों सवाल बन जाते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हो सकता है ना बने। एवरेज स्पीड से बहुत सवाल बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हाँ आ रही बेटा, आवाज आ रही। बच्चों नोट कर लीजिए, फिर इस पे एक सवाल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों एक सवाल करिए, जो भी मैंने समझाया उसी पे बेस्ड। हाँ बेटा, नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इसी पे बेस्ड एक सवाल करते हैं। बोलिए बेटा। हम्म। आ रहे हैं, तुम लोग की स्पीड पकड़ रहे हैं बेटा धीरे धीरे। पहले बहुत सारे बच्चे बोलते थे, देखो आ गए ना आप सब, आ रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा सा स्पीड बन रही है उनकी भी। बच्चों जो आसान कॉन्सेप्ट है ना, जिनमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप उनको मेरे साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो मुश्किल होगा मैं खुद ही बोल दूंगा बेटा लिखो, नहीं मेरी बात सुनो। चल, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए बच्चों अब फटाफट से सवाल देख लीजिए थोड़ा सा, सारे बच्चे चलिए, डिस्टर्ब ना करिएगा एक दूसरे का। अच्छा सवाल है, दिमाग लगा के करिए, 1 मिनट है। हम्म।
कितने बच्चों ने बच्चों सॉल्व करके आंसर निकाल लिया? एक बार हाथ उठाना, तो कितने बच्चों का आ गया था? मैं बताता हूँ बच्चे सॉल्व करके हो गया। ओके, चलिए बच्चों, जिन लोगों का नहीं हुआ है थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए बच्चों, है ना। मैं आंसर आपको सॉल्व करके बताता हूँ, फिर बताइएगा कितने लोगों का सही आया है। बच्चों इसमें बोला गया बाइकर ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस L विद स्पीड v1 एंड 2/3 विद स्पीड v2, देन द एवरेज स्पीड वुड बी। देखिए बच्चों, तो डिस्टेंस L है, उसका 1/3 वो v1 से चल रहा है, तो बच्चों L/3 डिस्टेंस मान लीजिए पॉइंट A से शुरू करता है, पॉइंट B, और पॉइंट B से होता हुआ पॉइंट C तक जाता है, ठीक है। और तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 2L/3, है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड बता दो, तो एवरेज स्पीड बच्चों मैंने अभी आपको समझाया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस तो L बता रखा है, और टोटल टाइम टेकन देखिए बच्चों क्या होगा कि पहली वाली डिस्टेंस को v1 से ट्रेवल करता है, तो पहला वाला जो टाइम हो जाएगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला टाइम हो जाएगा बच्चों, वो भी 2L/3 डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहला T1 और T2 दोनों की वैल्यूज रख देता हूं बच्चों। तो यहां से आप L कॉमन ले सकते हैं बेटा, तो 1/3 V1 हो जाएगा और प्लस 2/3 V2 हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहां से देखिए L से L कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या बनेगा ऊपर देखिए, ये 3 आप ऊपर भेज सकते हो ना, 3 ऊपर भेज दो, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या बन जाएगा बच्चों, V2, ये तो 3 ऊपर चला गया, तो V2 प्लस 2V1। देखो बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो 3 है ना, इसको भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ये जो 3 है ना, इसको भी ऐसा कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब आप कॉमन लोगे बेटा, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा देखिए, और नीचे क्या बनेगा, V2 प्लस 2V1, तो V2 प्लस 2V1, और बेटा एलसीएम में क्या बनेगा, V1 V2, है ना। तो V1 V2 भी ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 3V1 V2 डिवाइड बाय 2V1 प्लस V2, 3V1 V2 डिवाइड बाय 2V1 प्लस V2, सेकंड वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। कितने बच्चों का आ गया था बेटा, एक बार हाथ उठा दो, किसी का आया था? ठीक है, जिनका नहीं आया था बच्चों कोई बात नहीं, एक बार आप समझ के इसको लिख लीजिए, एक इसी तरह का और करवा दूंगा मैं अभी आपको। हम्म 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 आ रही है बेटा, बोलिए। हाँ बताइए बेटा, हाँ बताइए। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है, वो आप ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल। बट बच्चे उसमें ना आपको फिर चारों ऑप्शन मतलब चेक करने पड़ेंगे, है ना। और ऐसे निकालोगे तो आप सीधा निकाल सकते हो। फिलहाल बच्चों आप ट्रिक पे मत जाना, मेरे हिसाब से आप पहले बेसिक से सीख लो, फिर अगर आपको कुछ ट्रिक आपके दिमाग में आती है तो अच्छी बात है। पहले बेसिक से लेकिन आप बच्चों सभी करिए सॉल्व। हो गया। एक बच्चों इसी से मिलता जुलता सवाल मैं लेता हूं, ध्यान से देखिए, इसी से मिलता जुलता सवाल। बच्चों सवाल कुछ ऐसा है कि बाइकर, लिख लीजिए बच्चों, बाइकर या कार, अ कार कवर्स, अ कार कवर्स 1/4, कार कवर्स 1/4 of distance, car cover 1/4 of a distance with 60 kilometer per hour। 60 बेटा, 60।
60 किलोमीटर पर आवर, रेस्ट 3/4, रेस्ट 3/4, it goes with, rest 3/4, it goes with 100 किलोमीटर पर आवर, रेस्ट 3/4, it goes with 100 किलोमीटर पर आवर, find average speed of the car, find average speed of the car। बच्चों बिल्कुल सिमिलर सवाल है, बिल्कुल बेसिक से करिए। ठीक है, किसी के आंसर आ जाए बच्चों तो आप बता सकते हो। आंसर बताओ बेटा। 1/6, 150, 25। मैं बच्चों सवाल फिर से रिपीट कर देता हूं अगर कुछ गड़बड़ लिखा हो। 1/4 ऑफ द डिस्टेंस इट गोज विद 60 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट 3/4। ओके, 600/7। ओके, ये दो लास्ट वाले आंसर इनका सेंस बन रहा है। ठीक है बच्चों, कितने बच्चों ने कंप्लीट, ओके कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया बेटा, एक बार हाथ उठा दो। ठीक है बच्चों, मैं समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। और जिनका कितना बेटा, ओके चेक करते हैं। तो बोला गया बच्चों कि जो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, और जो 3/4 ऑफ द डिस्टेंस है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं बेटा, मान लीजिए x/4 बोल देता हूं मैं, इसको ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। और जो रेस्ट 3x/4 है बेटा, इसको हम लोग जा रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो हमसे सवाल में पूछा गया एवरेज स्पीड बता दो, तो वी एवरेज हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों की टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। टोटल डिस्टेंस बच्चों यहाँ पे हो जाएगा x, और टोटल टाइम टेकन हो जाएगा बच्चों को डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x/4 60। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आप लिखोगे 3x/4 100। लिखा है ना बेटा ये सब। अब ऊपर नीचे से x आप कॉमन लेके बच्चों हटा सकते हो, और ये 4th आप ऊपर भेज सकते हो, तो हो जाएगा 4 टाइम्स 1/60 प्लस 3/100। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, इधर 4 ऊपर रहने दो, नीचे एलसीएम ले लो, कितना ले सकते हैं, 600 ले लेते हैं, है ना। तो ये बन जाएगा बच्चों 10, और ये बन जाएगा बच्चों 6 और 18, तो ये आ जाएगा 400 डिवाइड बाय 118। ठीक है, 400 डिवाइड बाय 118, ये कैंसिल कर दो बच्चों, किससे कैंसिल हो जाएगा, 200। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 2400 डिवाइडेड बाय 118। नीचे भी ओ भैया मैं क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ भाई, एक सॉरी भाई, 18 + 8 28, बिल्कुल सही बच्चों तुम लोग। नहीं नहीं, 6000 भी ले सकते हो, फिर उस केस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100, और फिर 60 × 3 180 लिखना पड़ेगा, तो 0 अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप अगर हाँ 6000 लोगे तो भी गड़बड़ नहीं होगा, वही आएगा बच्चों। इसको कैंसिल करेंगे, 4 से 7 कर दो, और 4 से करेंगे तो 600, तो बेटा 600/7 एग्जैक्टली जिन बच्चों का आ गया 600/7, कुछ बच्चों ने बताया था एकदम करेक्ट है, कुछ बच्चों ने डेसिमल में भी बताया था, तो ये 7 8 56 80 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, बिल्कुल।
तो कितने बच्चों को आ गया था बच्चों 600/7? हाथ उठा दो एक बार। ठीक है, गुड। तो एवरेज स्पीड का बच्चों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी ट्रिक सोचने से पहले आप बेसिक सोचिएगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब इसमें बच्चों दो स्पेशल केस होते हैं जिनसे डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है, वो मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कशन करता हूं, लेकिन उनमें कंडीशन है। ठीक है, क्या कंडीशन है देखिए जरा ध्यान से। जैसे बच्चों ये है, लिख लीजिए। हम्म। ठीक। अब बच्चों इसमें दो कंडीशन है जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी चाहिए, मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कशन करता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे बोला गया बच्चों कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड्स, मतलब डिफरेंट स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है, v1 v2 v3 इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स t1 t2 t3, इट्स एवरेज स्पीड ओवर द टाइम ऑफ द जर्नी इज गिवन एज, ये बच्चों बेसिक फार्मूला है। बेसिक फार्मूला कैसे, मान लीजिए कि वो v1 s1 दूरी चल रहा है v1 से, s2 दूरी चल रहा है v2 से, s3 से दूरी चल रहा है v3 से। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पार्टिकल शुरू करता है यहाँ पॉइंट ए से, और ये बी सी डी ऐसे करते हुए बच्चों फाइनल डेस्टिनेशन में पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाता है, मान लीजिए फाइनल पोजीशन हो गई। ठीक है, तो मान लीजिए जो पहली वाली दूरी है S1, उसको पार्टिकल T1 दूरी में तय करता है। ठीक है, और इसको स्पीड V1 से ट्रेवल करता है। ठीक है, जो दूसरी दूरी है बच्चों S2, उसको V2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और T2 समय में ट्रेवल कर रहा है। अगली इसी तरह से बच्चों S3 दूरी है जो V3 स्पीड से और T3 समय में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो आपको टोटल डिस्टेंस कवर्ड लिखना है बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे, S1 S2 प्लस S3 जितने भी डिस्टेंसेस होंगे, डिवाइड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 जितने भी टाइम होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों इन सवालों में आपको डिस्टेंस नहीं गिवन है। ठीक है, डिस्टेंस नहीं गिवन है, बोला गया है कि पार्टिकल पहली जो दूरी है वो T1 समय में ट्रेवल करता है और V1 उसकी स्पीड है, दूसरी दूरी T2 समय में ट्रेवल कर रहा है, V2 उसकी स्पीड है। ठीक है, तो बेटा S1 S2 S3 S4 की जगह आप क्या लिखोगे, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 प्लस V4 T4, है ना, जितनी भी दूरियां हैं डिवाइडेड बाई जितना टाइम ले रहा है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये बिल्कुल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, बच्चों ये वाली लाइन तुम लोग को समझ में आई है क्या, एक बार हाँ नहीं में बता दो तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये वाली बात तुम लोग को समझ में आई है क्या? ठीक है, अब इसमें बच्चों, इसमें आपसे बोल दिया जाए इफ T1 बराबर T2 बराबर T3 और ये Tn के बराबर है, मतलब कहने का कि जितनी भी ए बी बी सी सी डी ये जो दूरियां ट्रेवल कर रहा है उसमें स्पीड तो अलग है, v1 v2 v3 ऐसे है, लेकिन बच्चों समय बराबर है, T1 T2 T3 ये जो समय है ये बराबर है ना, T हर बार सेम है। तो बच्चों ये T1 T2 T3 और इन सब की जगह मैं T रख दूंगा, तो देखिए जरा क्या बन जाएगा एवरेज स्पीड, V एवरेज बराबर हो जाएगा V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी प्लस V3 इंटू थ्री टी एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई जितने भी ड्यूरेशन होंगे, तो T प्लस टी प्लस टी प्लस टी एंड सो ऑन, तो बच्चों ये बन जाएगा N टाइम्स T। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों T अगर मैं कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बन जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई N टाइम्स T। बेटा यहां से T से T कैंसिल हो जाएगा, जो एवरेज स्पीड आ जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई N। ठीक है बच्चों, तो ये आप डायरेक्ट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 3 या V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डिवाइडेड बाई 4। लेकिन कंडीशन इसमें क्या रहेगी बच्चों कि जो भी दूरी ट्रेवल हो रही है उसमें स्पीड अलग है पर समय बराबर है ना, जैसे ये टी टाइम में ट्रेवल कर रहा है तो ये भी टी टाइम में, ये भी टी टाइम में, ये भी टी टाइम में, सारे समय बराबर है, स्पीड अलग अलग है। क्या बच्चों समझ में आया है आप सभी को, ये नोट कर लीजिए बच्चों इसको, बोलिए बेटा। 300 भी ले सकते बेटा, उससे देखिए फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन से फर्क, कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 10 और कितना था, 60 था क्या, 10 और 60 को हम लोग 300 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। ठीक है, आप 600 लिख दोगे तो भी सेम आएगा, 6000 लिखोगे तो भी सेम आएगा, 300 लिख लोगे तो भी सेम आएगा, गड़बड़ नहीं होगा कुछ भी।
अरे बेटा, हाँ अच्छा कर देंगे यार। मेरे हिसाब से 10 और 60 नहीं था शायद, 10 और 600 था ना, 60 और 100 था। हाँ भैया आ रही है आवाज राजा, बोलो। ले सकते बेटा, 300 से भी सेम आएगा। क्या बेटा? हाँ हाँ बोलिए। हाँ टाइम बराबर किया है। यस। लिख लो बच्चों। इसको मैं थोड़ा सा बच्चों अपने वर्ड्स में लिखवा देता हूं, आपको ये पूरा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट में ये रिजल्ट लिख लीजिए, वी एवरेज बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn डिवाइडेड बाई n। और मैं इसको आपको वर्ड्स में लिखवा देता हूं तो थोड़ा सा याद रहेगा। लिख लीजिए, ये फॉर्मूला तब लगाएंगे, बच्चों ये फॉर्मूला नोट करने के बाद आपको लिखना है, ठीक है? क्या लिखना है कि ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब पार्टिकल इक्वल ड्यूरेशन में, जब पार्टिकल इक्वल ड्यूरेशन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, जब पार्टिकल इक्वल ड्यूरेशन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, लिख लिया बेटा? ठीक है। हाँ बस बस लास्ट सवाल इस पे बेस्ड, फिर नहीं करेंगे। ये देखो एक बार बच्चों पढ़ लो, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड, अरे स्लाइड बैक, ये सवाल कर लो भैया फिर करता हूँ स्लाइड बैक। हाँ सवाल कर लो पहले, फिर स्लाइड बैक करा दूंगा। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1, हाँ टाइम मैं डन। बोलो कितना आएगा बच्चों वी एवरेज यहाँ पे? इसीलिए मैं ये सवाल ले रहा था बच्चों, देखो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप पढ़ो क्या लिखा है, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 ड्यूरिंग हाफ टाइम, हाफ टाइम इंटरवल विद स्पीड v2 ड्यूरिंग सेकेंड हाफ टाइम, मतलब बच्चों जो भी समय होगा, है ना, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, उसमें से आधा समय मान लो 2 घंटे, तो पहले 1 आवर वो v1 से जा रहा है, दूसरे 1 आवर बच्चों v2 से जा रहा है, तो क्या जो ड्यूरेशन है वो बराबर है? तो क्या आपको यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला जो लगाना चाहिए, क्या v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 लगाना चाहिए, ठीक है? जो दूसरा वाला आंसर बेटा आप बोल रहे थे ना, 2v1 डिवाइडेड बाई 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, वो तब आता है जब डिस्टेंसेज इक्वल हो, मैं आपको कल बताऊंगा, आज समय नहीं है। तो बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि ड्यूरेशन बराबर है इसलिए v1 प्लस v2 बाई 2 होगा। इसी में एक और बन सकता है बच्चों, जैसे मैं बोल दूं अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 v2 एंड v3 रेस्पेक्टिवली फॉर 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फाइंड एवरेज स्पीड, तो उस केस में बच्चों आंसर कितना हो जाता? अगर मैं आपसे बोल देता, हाँ v1 प्लस v2 बाई v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाता। क्लियर है क्या बच्चों? तो जहां पे भी इक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कहीं पे भी देखें तो टी कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, यही तो मैंने बताया था आपको। वी T1 T2 T3 टी के बराबर है, तभी ऊपर नीचे से टी कैंसिल होगा ना बेटा, तभी तो v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइड बाय n आएगा, ठीक है? इसका बच्चों अगला हिस्सा एक और है, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा, आज का समय खत्म हो गया, आप सारे जाइए एंजॉय करिए ब्रेक।
क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखा देते हैं बिल्कुल। बाकी बच्चों ये स्लाइड्स आपके साथ रहेंगी, आप डाउनलोड करके नोट कर सकते हो। हाँ बोलिए बेटा, डाउट बोलिए बेटा, बोलिए। यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड में देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड इस पूरी जर्नी के लिए स्पीड यूनिफॉर्म नहीं थी, क्योंकि पहले V1 हो गई, बाद में V2 हो गई, ठीक है। और एवरेज स्पीड देखो आपका कितना आ रहा है, V1 प्लस V2/2 आ रहा है, तो एवरेज स्पीड अलग है। और इस पूरी जर्नी में स्पीड यूनिफॉर्म भी नहीं है। लेकिन अगर तुम पूछो कि पहले हाफ टाइम में क्या स्पीड यूनिफॉर्म है, हाँ पहले हाफ टाइम में स्पीड यूनिफॉर्म है, देखो V1 है। दूसरे हाफ टाइम में क्या स्पीड यूनिफॉर्म है, हाँ दूसरे हाफ टाइम में स्पीड यूनिफॉर्म है, क्योंकि V2 है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो, थैंक यू बच्चों। बोलिए बेटा। बाय बेटा, बाय। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, वैसे तो मैंने कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, कल डिस्कशन कर लेंगे। वैसे उसके सॉल्यूशन मुझे बताया गया था कि आपको वीडियो सॉल्यूशन उसके मिल जाते हैं, मुझे ऐसा बताया गया था। ऐप पर नहीं है? अच्छा अच्छा ठीक है, तो कल कर लेंगे हम लोग DPP 3 और 4 डिस्कशन, ठीक है। हाँ बोलिए। बोल। हाँ हाँ बेटा, ऐप पे आते हैं DPP के सॉल्यूशन के, तो आप प्लीज चेक कर लीजिए उसको, अगर मिलते हैं वीडियो तो। हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा, बोलो। हाँ हाँ। अरे भैया सुनो मेरी बात, कि पहली डिस्टेंस पहला T1 V1 तक, V1 से जा रहा है ना, तो T1 समय तक के लिए V1 कांस्टेंट हुआ ना बेटा, T2 समय के लिए V2 कांस्टेंट हुआ, T3 समय के लिए V3 कांस्टेंट रहा। तो T1 के लिए यूनिफॉर्म है, T2 के लिए यूनिफॉर्म है, T3 के लिए यूनिफॉर्म है। समझ आया? थैंक यू। बाय बेटा, बाय।